हेलो, कैसे हो सारे। तो आज का मेरा टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। और मैं इसमें सबसे पहले बताऊंगी कि ये होता क्या है, सोशियो और इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि ये बच्चों को इम्पैक्ट कैसे करता है और टीचर्स को क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और लास्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी कह सकते हैं। इसको मैं SCS से डिनोट करूँगी क्योंकि बहुत लंबी स्पेलिंग है यार, लिखने में गज़ल हो जाती है पूरी की पूरी। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन वाइज चलते हैं, जो कि मुझे पता तुम लोगों को नहीं समझ आएगी, बट फिर भी SES कंप्राइजेज नॉट जस्ट इनकम बट ऑल्सो एजुकेशनल अटेनमेंट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सब्जेक्टिव परसेप्शंस ऑफ सोशल स्टेटस एंड सोशल क्लास। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये नहीं समझ आया, मैं इसको आगे आपको टेबल फॉर्मेट में समझाती हूँ। देखो, जो SES होता है वो एक तो मेन लेवल उसके 3 होते हैं, हाई, मिडिल और लो। ठीक है, अब SES सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में जो हमारी मेन चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उस पर इफेक्ट पड़ता है वो होता है पहले तो एजुकेशन, दूसरा होता है इनकम, तीसरा होता है ऑक्यूपेशन और लास्ट है सोशल स्टेटस इन कम्युनिटी। और ये 4 फैक्टर्स हैं जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों को जो पॉवर्टी में पले बड़े होते हैं। ईच से तुम याद कर सकते हो इनको। ई का मतलब है इमोशनल एंड सोशल चैलेंजेस, ए का मतलब है एक्यूट क्रोनिक स्ट्रेस, सी का मतलब है कॉग्निटिव लैग्स और एच का मतलब है हेल्दी एंड सेफ्टी इश्यूज। ठीक है, अब इस सब को थोड़ा साइड रख दो क्योंकि ये एकदम से तुम्हारे ऊपर बम्बार्डमेंट हुई है कॉन्सेप्ट्स की। ये सारा तुमको हेल्पफुल रहेगा अगर तुमको आंसर लिख के आना है, पर अगर तुमको क्वेश्चन समझना है तो वो देखो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। सोशियो इकोनॉमिक बना है सोशियो प्लस इकोनॉमिक से ही। सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी। अब ये देखो सोसाइटी के अंदर क्या क्या बनता है, आपका नेबरहुड आता है, फैमिली आती है, फ्रेंड्स आते हैं और कल्चर आता है। सोसाइटी में जो फैमिली होती है वो सबसे ज़्यादा हमारे पे इम्पैक्ट डालती है और फैमिली के अंदर ही जो लर्नर होता है वो पैदा होता है। लर्नर को क्या क्या इफेक्ट करता है, एक तो एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट्स। और अगर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है, जो बच्चा है वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, इसका मतलब है जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर घर में है, अगर कुछ भी नहीं है तो काफ़ी मुश्किलें होती हैं। अगर थोड़ा बहुत है तो बच्चा एडजस्ट कर लेता है, कभी कभी नहीं भी कर पाता है। और लास्ट इज एक्स्ट्रा रीडिंग एट होम। और इकोनॉमिक का मतलब होता है क्लास। क्लास का मतलब होता है कि घर में इनकम कितनी आ रही है। जो इनकम होती है उसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है इनको हाई, लो और मिडल में। इसमें बेसिकली जो हाई होते हैं वो मोस्टली एजुकेटेड होते हैं, जो लो होते हैं वो मोस्टली स्लम एरिया से होते हैं और जो मिडल होते हैं वो मोस्टली लोकल पीपल होते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से जो फैमिली होती है उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है और फैमिली की वजह से जो बच्चा है उस पर इफेक्ट आता है। अब जो फैमिली के डिसीजंस हैं वो बच्चों पे कैसे इफेक्ट डालते हैं, जो फैमिली होती है वही डिसाइड करती है कि बच्चा कौन सी एज में कौन सी क्लास में जाएगा। ठीक है, फैमिली की जितनी इनकम होती है प्लस उनके डिसीजंस होते हैं जो, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि जो बच्चा है वो कैसा लर्नर बनेगा। अगर जो इनकम है वो काफ़ी हाई है और जो पेरेंट्स के डिसीजन है वो अच्छे हैं, उनको पता है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप बच्चे को कहाँ कहाँ डालना है, तो बच्चा एक बढ़िया लर्नर बन के उभरता है। अगर उनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उन्होंने डिसीजंस नहीं लगाए ढंग से, तो बच्चा उतना अच्छा नहीं कर पाता। और अगर उनकी इनकम लो है पर उनके डिसीजंस अच्छे हैं तो बच्चा अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अच्छा कर लेता है। लेकिन अगर उनके पास इनकम भी नहीं है और उनके पास डिसीजन भी नहीं है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फैमिली के डिसीजंस में फैमिली का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जो मदर है वो डाइवोर्सी है या फिर विडो है तो वो अकेले मैनेज कर रही होती है बच्चों को, तो काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर उधर घर में जो पैट्रियार्की है तो वो अगर नहीं चाह रहे जो गर्ल्स हैं उनको पढ़ाना तो भी बच्चों पे इफेक्ट आता है। अगर मैट्रियार्की है और मे बी वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले लें जो लर्नर के हित में नहीं है या फिर हित में है, उससे भी इम्पैक्ट आता है। अगर घर में एजेड लोग ज़्यादा हैं और वो नहीं चाहते बच्चों को पढ़ाना तो उससे इम्पेक्ट आता है। अगर जो घर में नंबर ऑफ़ पीपल है वो काफ़ी ज़्यादा है और बच्चे भी ज़्यादा हैं तो पर बच्चा जो इनकम है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मे बी वो ऐसा करें कि वो बॉयज़ को पढ़ने के लिए भेज दें और गर्ल्स को ना भेजें। तो ये सारी चीज़ें बच्चों की लर्निंग को इम्पैक्ट करती हैं। मतलब ये एक सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है। हम इसी चीज़ के दायरे में पढ़ रहे हैं कि बच्चों पे ये चीज़ कैसे इफेक्ट पड़ती है। बहुत सारी अलग चीज़ें भी होती हैं जिनसे बच्चों को इम्पैक्ट पड़ता है, बट अभी हम इसी के रिगार्ड में पढ़ रहे हैं।
ठीक है। अब हम ये देखते हैं जो फैमिली एनवायरनमेंट है बच्चों पे वो कैसे इफेक्ट डालता है। अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो बच्चों को जो रेनफोर्समेंट है वो पूरी मिलती है कि वाह मेरा बेटा 10 में से 8 लाया है, 10 में से 7 लाया, बहुत अच्छी बात है। पर यहीं पे अगर जैसे जो पेरेंट्स का बिहेवियर होता है कि 10 में से 7 लाया तो 3 मार्क्स कहाँ गए और दे पटापट, तो वो गलत इम्पैक्ट डालता है। पॉजिटिव में फिर आता है कि अगर माँ बाप बच्चों का काम चेक करते हैं तो बच्चे को भी लगता है कि हाँ हमारा काम चेक हो रहा है, तो उनको एक तो पीछे से मॉरल सपोर्ट मिलता है, प्लस उनको पता होता है कि हमको अपना काम पूरा रखना है। अप्रिशिएशन मिलती है बच्चों को तो वो अपना काम और अच्छे से पूरा करते हैं। कंडीशंस अगर बच्चों की सेटिस्फाई हो रही हैं तो भी उनको काम करने के लिए रेनफोर्समेंट मिलता है। और अगर जो उनको एसेट्स हैं वो टाइमली प्रोवाइड हो रखे हैं, बच्चों के पास में पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल सब है, तो भी उनको काम करने में इंटरेस्ट आता है। वहीं पे अगर बच्चा अगर काम नहीं कर रहा या फिर अपनी तरफ से करना चाह रहा है और माँ बाप का मन है कि बच्चा जॉब करे, तो उसको पिटाई मिल रही है, उसको डांट पड़ रही है, उसका काम चेक नहीं हो रहा है, उसको स्कूल के बाद भी काम करने के लिए कहा जा रहा है, और बच्चे के पास में एसेट्स नहीं है, उसके पास 1 सेंटीमीटर या 2 मीटर की पेंसिल है जिससे वो लिख ही नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों की पढ़ाई में नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा डेफिनेशन वाइज बात करते हैं, जो तुम पेल कह सकते हो कॉपी में, पेपर्स में तुम्हारे, कि जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बच्चों की लर्निंग को इम्पेक्ट कैसे करता है। ये तुम समझ चुके हो पीछे, मैं बस यहाँ पे रिटर्न में तुमको पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हीं को एक्सप्लेन करके आ जाओ। जो फैमिली है जिनका बच्चों का जो फैमिली है जिनका लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, उनका पहले तो इंस्टेबिलिटी होती है फिज़िकल, सोशल और इमोशनल बच्चों में, क्योंकि वो सारी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं उनकी। मोस्टली ऐसे घरों में देखा गया है कि जो मेंटल, इमोशनल या फिज़िकल अब्यूज़ ज़्यादा होती है ऐसे घरों में, बच्चों के साथ भी, और फीमेल्स या मेल्स भी आपस में करते रहते हैं, जिससे बच्चों पे नेगेटिव असर आता है। लेस हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप होती है क्योंकि किसी को टाइम ही नहीं होता है, वो सारे के सारे सुबह से लेकर रात तक काम करके आते हैं और उसके बाद में सब सो जाते हैं। और लेस पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चों की डेली एक्टिविटीज़ में, मोस्टली उनको कोक्स करा जाता है कि तुम पढ़ाई छोड़कर हमारे साथ में काम करो। ऐसे में पेरेंट्स ये भी प्रेफर नहीं करते मोस्टली कि जो भी बच्चे को अगर स्कूल से काम मिला हुआ है तो वो उसकी उसमें हेल्प करें। वो प्रेफर करते हैं कि बच्चा अपने आप ही कर ले तो बेटर है, क्योंकि वो खुद कभी कभी जो बच्चा होता है वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होता है और उसको अपना सारा का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। पेरेंट्स कभी कभी चाहते हुए भी बच्चे की हेल्प नहीं कर पाते हैं। लेस पेरेंटल गाइडेंस टूवर्ड्स मीनिंगफुल डेली एक्टिविटीज़, मतलब कि जो बच्चा है अगर वो डेली कामों में भी कुछ ना कुछ सीखना चाह रहा है या सीख पा रहा है, उसमें भी पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग भी वैसे नहीं होती है जैसे उनको उनके पेरेंट्स ने बड़ा करा होता है। वो भी अपने बच्चों को वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो एक नर्चरिंग पॉइंट होता है जो वो बच्चा मिस कर जाता है। और लास्ट है फेलियर टू प्रोवाइड फॉर बेसिक नीड्स। बच्चे की जो बेसिक नीड्स है अगर वही फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, बहुत सारे बच्चे जब एनसीडी में इंटर्नशिप कर रही थी तो वो खाली पेट आते थे, और खाली पेट आके भी वो बस यही वेट कर रहे होते थे कि कब जो लंच है वो होगा और वो अपना खाना खाएंगे, टिफ़िन अपना भर सकेंगे। जो पेरेंट्स हैं वो उनकी कोशिश ये लगी रहती है कि पहले वो बच्चे की जो बेसिक नीड्स हैं, खाना पीना और स्कूल की फ़ीस भर पाना, वो पूरी कर पाएँ। उसके बाद में वो बच्चे के साथ एक्स्ट्रा अगर उनके पास टाइम होता है तो ही उस पर ध्यान दे पाते हैं। और इसीलिए बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स फुलफ़िल नहीं कर पाते बच्चों की फ़ीस या फिर बच्चों के कपड़े वपड़े, कॉपी किताब, इवन पेंसिल वगैरह भी। तो वो कोशिश करते हैं कि जो बच्चा है वो उन्हीं के साथ में काम करने लग जाए। लेस फैमिली सोशल टाइम टुगेदर, क्योंकि सारे के सारे काम कर रहे होते हैं, मोस्टली दिहाड़ी पे होते हैं सारे के सारे, इसीलिए उनके पास में टाइम नहीं होता है। इनकंसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सेफ्टी, क्योंकि बच्चा अपने आप ही सब कुछ कर रहा होता है तो वो उतना सिक्योर फील नहीं महसूस करता है। लेस टाइम टू सपोर्ट फॉर होमवर्क, होमवर्क के बारे में तो भूल ही जाओ। बहुत ही 10% या 5% चांसेस होते हैं जिसमें जो पेरेंट्स हैं बच्चे की होमवर्क में मदद कर पाते हैं। फ्यूअर फाइनेंसिस टू सेंड किड्स टू प्री स्कूल, बहुत ही कम लोग होते हैं जो बच्चों को प्री स्कूल वगैरह में डालेंगे। मोस्टली वो उनको सीधा फर्स्ट क्लास से लेके जो ये 5th तक है वहीं तक पढ़ाने की सोचते हैं और उसके बाद वो उनको काम में लगा देते हैं। नो अपॉर्चुनिटी टू इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़, स्कूल एक्टिविटीज़ में अगर उनको कुछ सामान चाहिए तो बच्चा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पेरेंट्स उनको ला के ही नहीं देंगे। और जब पीयर्स के साथ में होता है, अगर उनके साथ वाले बच्चों के पास जो सोशल स्टेटस है वो थोड़ा अच्छा है तो उनसे उनका गैप बन जाता है, क्योंकि एक तो जो हायर है वो मोस्टली बच्चों को चिढ़ाते हैं जो गरीब होते हैं, और बच्चे भी कभी कभी अपने आप में हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और वो
अपने आप को लो फील करते हैं और बुलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे में बच्चों के साथ में, और इसी वजह से उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, और मोस्टली इसी को छुपाने के लिए वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो थोड़ा गुंडागर्दी में उतर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के हैं तो उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चा है उसको बचपन से ही हम ऐसी तालीम दें जिससे कि उसका जो एनवायरनमेंट है वो एक तो हेल्दी रहे और बच्चा सिक्योर और कंफर्टेबल फील करे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्लासरूम में जो एक टीचर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऐसे बच्चों से डील करने में जिनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस लो है, और या फिर अगर उनकी क्लास में मिक्स्ड बच्चे हैं तो वो कैसे अपनी बातों से कोशिश कर सके कि बच्चों को कंफर्टेबल फील हो और किसी को ऐसा ना फील हो कि मतलब उसको पॉइंट आउट करा जा रहा है। तो टीचर शुड बी अवेयर ऑफ डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं हर एक का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है। कुछ बच्चे सुबह पिट के आ रहे होते हैं, कुछ भूखे पेट आ रहे होते हैं, हर कोई दो रोटी खा के नहीं आता है, तो टीचर को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है तो इसलिए उनको पता नहीं होता है कि उनको आगे क्या करना है, या फिर वो रोज़ स्कूल क्यों आ रहे हैं, अपने 6 घंटे वो क्यों स्कूल में लगा रहे हैं। कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते, इसकी वजह से बच्चा अपने आप में भी फ्रस्ट्रेट रहता है या फिर एकदम चुपचाप बैठा रहता है। तो टीचरों को ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बच्चों की जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट नहीं हो पाती हैं। बच्चों को खाना, जो मोस्टली जब इंटर्नशिप में मैं स्कूल में थी तो बच्चे खाली बॉटल और खाली लंच लेके आते थे ताकि वो स्कूल से उसको भर के लेके जाएं। तो उनको स्कूल में आने का मेन मकसद बस यही होता था। तो ऐसे में आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो कि वो आपका आंसर देंगे या फिर वो आपकी पढ़ाई में इंटरेस्टेड होंगे। आपको अपनी जो टीचिंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए, कि अगर कोई भूखा पेट भी है तो वो आपकी बातों में ध्यान दे। और उसके बाद है कि डिफ़िकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप, क्योंकि बच्चा घर में इतना ज़्यादा अब्यूज़ सह रहा होता है या पिट रहा होता है, तो वो बाहर आके जब कोई उसको प्यार से बात करता है तो उसको समझ ही नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। या फिर अगर वो अच्छी फैमिली से भी आ रहा है और स्टिल अगर उसके आसपास में जो टीचर है वो सपोर्टिव नहीं है और पीयर सपोर्टिव नहीं है तो उसको रिलेशनशिप बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर कुछ बच्चे इमिग्रेंट या माइनॉरिटीज़ हैं तो कोशिश करनी चाहिए टीचर को ना बोले, जिससे बच्चों को इमोशनली हर्ट हो सकता है। और या फिर जो बुक है उसके थ्रू बच्चों को ऐसा पढ़ाए कि सबको ऐसा लगे कि सारे के सारे बच्चे इक्वल हैं। टीचर को बायसनेस नहीं शो करनी चाहिए, स्टीरियोटिपिकली अपनी बातें नहीं कहनी चाहिए कि जैसे गर्ल्स नहीं जाएंगी, या फिर तुम अपनी आवाज़ नीचे रखो, ये लड़की बहुत चैं 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 कर रही है। ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो फीमेल्स को डिग्रेड करती हैं। और रिस्पेक्ट ऑल लर्नर्स और उनके एक्सपीरियंसेस को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बच्चा अगर अपने एक्सपीरियंस बता रहा है तो उसको चुप नहीं कराना चाहिए अपनी बात थोपने के लिए उस पर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चा अपनी बात बता रहा होता है उसकी वजह से बाकी सारे बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि बच्चा अपने लेवल पे आके बताता है जिस लेवल पे सारे के सारे बच्चे हैं, और टीचर अपने लेवल पे बता रही होती है मोस्टली, जो कि बच्चों का लेवल नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट है कि बच्चों के लिए हमको क्विक अजम्पशंस नहीं बनाने चाहिए कभी भी। मैं लास्ट में कुछ एग्जांपल शेयर करूँगी मेरे इंटर्नशिप के नोट्स की फ़ोटो डाल रखी है मैंने वीडियो में। 4 एग्जांपल है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैं किस बारे में कह रही हूँ। ऐसे एग्जांपल्स आप अपने पेपर में लिख के आ सकते हो, और कोशिश करना कि 3 से 4 एग्जांपल तुम पहले से ही सोच के जाओ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के, जो आपने अपनी इंटर्नशिप में महसूस करे होंगे। तो बस ये टॉपिक इतना ही था। अब मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। पहले मैं दोनों क्वेश्चन तुमको बताऊंगी क्योंकि दोनों में सेम ही बातें पूछी हुई, और लास्ट में मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रिटिकल एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर फॉर क्लासरूम प्रैक्टिसेस। मतलब जो एक लर्नर है उसका एग्जामिन करो, जो सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है उस पर कैसे असर डालता है, और अपने एक्सपीरियंस से उसका एग्जाम्पल दो। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल फ्रॉम योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस डिस्कसिंग हाउ द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द चिल्ड्रन अफेक्ट्स इज पढ़ाई वगैरह जो भी है। ठीक है। अब इन दोनों में यही पूछा हुआ है कि एक तो सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, तुम इससे क्या समझते हो, और ये लर्नर पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, प्लस इसके आप एग्जाम्पल दो। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले तो जब भी मैंने तुम्हें सारा समझाया ना वो लिख के आ जाना, और प्लस ना जैसे इसमें मैंने टेबल्स वगैरह या चार्ट्स बना के समझाया है ना, वैसे समझा के आना। मतलब पहले तुम उसको अपने लिए ही लिख लेना और बाद में उसी को 3-4 पेजेस में एक्सप्लेन करके आ जाना। तो जो मोस्टली टीचर्स होंगे अगर वो नहीं पढ़ रहे बट उनको अगर तुम्हारा ये फ्लो चार्ट दिख रहा है तो इससे उनको समझ आ जाएगा कि हाँ बच्चे ने कहाँ से कॉन्सेप्ट कहाँ मैच करा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उनकी। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल मेरा यही है कि जब मैंने इंटर्नशिप करी थी मैंने ये मिडल में ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि इसमें बच्चे थोड़े बहुत हो जाते हैं कि उनको पता होता है कि उनके लिए क्या सही क्या गलत है। लेकिन जो प्राइमरी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राइमरी के बच्चों को एक तो
कुछ कुछ टीचर समझते भी ऐसे हैं कि ये क्या ही किसी को जाके बता पाएगा, मतलब जो मैं इसको रटाऊंगी ये वही रट के आएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल था कि मेरी क्लास में एक बच्चा था सलीम, मोस्टली वो ना पीछे बैठता था। तो एक बारी मैंने टीचर से पूछा कि मतलब ये पीछे क्यों बैठा हुआ है। तो उसका ये सीन था कि वो ना तो मतलब वो 1 और 2 नंबर वहीं पे बैठे बैठे कर देता था। ठीक है, जिसकी वजह से वो मैम उसको अलग से ही बिठाती थी। ठीक है, और कोई भी उसके आसपास नहीं बैठता था, और सबसे वो लास्ट डेस्क में ना चुपचाप बैठा रहता था। तो टीचर ने यही बोला कि इसको पीछे ही बैठे रहने दो, पीछे से जैसे आएगा ये भाग जाएगा और वापस आके बैठ जाएगा। और उसने मुझे बोला कि ये सारे ना झुग्गी से आते हैं, ये ऐसे ही हैं सारे। तो पहली बात तो अगर वो ये चीज़ें बच्चों के आगे कह रही है तो इसका मतलब उसकी राय ही बच्चों के आगे यही है कि ये है ही ऐसे। ठीक है, बट जो फैक्ट है वो ये है कि अब जो छोटा बच्चा है उस पर किसी उसको कंट्रोल नहीं है। क्या पता वो काफ़ी डरा हो, या क्या पता उसको प्रॉब्लम हो, स्टमक पेन हो उसका और वो रोक ना पाया हो। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि उसका डेली का काम है। एक दो बारी अगर हो गया होगा तो उसने टीचर ने उसका नाम ही यही रख दिया, और उसके बाद में सारे बच्चे उसको उसी नाम से चिढ़ाने लग गए। लेकिन जब उसके बाद आगे जाके जब वो बच्चा हमसे खुल गया था, मेरी फ्रेंड से और मुझसे, तो वो काफ़ी अच्छा बच्चा निकला था पढ़ाई में। बस ये था कि उसको कोई कभी आने का अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था आगे। तो टीचर ने जो ये बात बच्चों को सबको बोली, तो इसीलिए सब बच्चों ने उसको आइसोलेट कर दिया। और क्योंकि बच्चों ने उसको आइसोलेट कर दिया तो इसीलिए वो इन्फीरियर और इंट्रोवर्ट हो गया। क्योंकि वो इंट्रोवर्ट हो गया इसीलिए वो क्लास में आंसर नहीं देने लग गया। और क्योंकि वो क्लास में आंसर नहीं दे रहा था तो टीचर ने उसको एज अ फेलियर मार्क कर दिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक बारी जो टीचर थी वो अटेंडेंस ले रही थी, तो उसमें जो कुछ बच्चे थे ना उनके नाम के आगे ना एम लिखा हुआ था। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम ये एम का मतलब क्या है। तो वो कहते कि बेटा सारे के सारे बच्चे ना मुस्लिम हैं। तो मुझे उस समय ये नहीं समझ आया कि मतलब जब मे बी उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स के लिए रखा हो, बट ये नेसेसरी है क्या कि हम डिस्टिंग्विश करके बैठें कि ये बच्चा मुस्लिम है और ये बच्चा मुस्लिम नहीं है। जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है वो तो सिर्फ पढ़ाई पे बेस्ड है ना, लर्निंग पे। उसको इस चीज़ से क्या लेना देना कि कोई कहाँ से भी आया है कैसा भी है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल था मेरा। एक बारी जो एक मदर थी वो एक फॉर्म भरने आई, जैसे ही फॉर्म भरने आई तो टीचर ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनका बेटा साहिल था। तो उन्होंने सीधा सीधा जैसे लिखा हुआ है मैंने कि आओ जी के इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा कर दिया आपने, तरना खतरनाक बच्चा है ये, इतना गंदा करके क्यों भेजती हो, अपनी तरह टिप टॉप करके भेजा करो। टीचर ने ये 3-4 लाइनें मारी, और 3-4 लाइनों में टीचर ने काफ़ी कुछ कह दिया जो उसको नहीं कहना चाहिए था। तो इससे मेरा ये कंक्लूजन था कि जब आप किसी बच्चे को ऐसे बोलना शुरू कर देते हो ना कि तू अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं है, वो वैसा ही हो जाता है। क्योंकि उसको पता होता है कि अच्छा करके भी मैंने क्या ही उखाड़ लेना, जब मैंने पिटना ही है तो ढंग से ही पिटता हूँ ना, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बच्चों को जब रिलेटिव्स भी आते हैं तब भी आप रिलेटिव्स के आगे बोलना शुरू कर दोगे अगर कि ये तो ऐसा है ही नहीं, ये तो ये करता ही नहीं है, इससे तो कुछ होता ही नहीं है, तो ऑफकोर्स वो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी कोई पेरेंट्स या रिलेटिव हो या कोई भी टीचर हो उसके आगे बच्चों की हम तारीफ़ करें। और अगर जो टीचर है तो एज अ टीचर भी हम ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें कि ये भी नहीं कर पा रहा है लेकिन मुझे इसमें पोटेंशियल दिखती है और ये आगे ऐसा कर लेगा। ठीक है, और मोस्टली जो बच्चा होता है अगर वो 5th क्लास में है, इसका मतलब वो 5 साल से स्कूल आ रहा है, जिसका मतलब है 1826 दिन से वो स्कूल आ रहा है। अगर 1500 दिन भी बच्चा स्कूल आता है और स्कूल में हर रोज़ वो यही सुन रहा होता है कि टीचर उसको पीट रही है, उस पर चिल्ला रही है और उसको वो फ्रीडम नहीं दे रही है, और मोस्टली टीचर्स के पास स्टिक होती है एमसीडी स्कूल्स में, मतलब हर एक के पास ना हो बट जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप थी वहाँ पे थी। तो अगर एक बारी कभी उसको बच्चा फाइट बैक कर दे तो टीचर उसको खतरनाक बच्चा बोलना शुरू कर देती है या फिर इंटरनेशनल खिलाड़ी। तो आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो सिस्टम से ही पैदा हुआ है, उसको आपने ही ऐसा बनाया है कि वो ऐसा स्टबन बच्चा बन चुका है। तो लास्ट एग्जांपल था कि एक बार जब मैं पढ़ा रही थी तो बच्चे ना ध्यान नहीं दे रहे थे मेरी तरफ, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ थी ना वो स्कूल में आ रखी थी और मेरी टीचर काफ़ी हड़बड़ी में थी, तो बच्चों का ध्यान उधर बहुत डाइवर्ट हो रहा था। तो जैसे ही मैं जब पढ़ा रही थी तो 5-6 बच्चों को उसने बुलाया और उन्होंने बोला कि चार्ट ना सारी क्लास में पेस्ट कर दो। तो मैंने कोशिश करी कि मैं पढ़ाऊँ जितने भी बच्चे मेरी तरफ ध्यान दे रहे थे, लेकिन डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने बुक ना टेबल पे रख दी, तो टीचर ने मुझे बोला कि यार तुम पढ़ा लो, और बच्चों को बोला कि तुम ये आराम से नहीं कर सकते हो तुम काम। तो बच्चों ने बोला कि नहीं मैम काम मत करवाओ। तो एक बच्चे ने बोला कि मैम खाना आ गया है। तो टीचर ने चिल्ला के बोला कि हाँ तुम लोगों को तो बस खाना ही चाहिए ना, यही खाने आते हो ना बस तुम। तो तो यहाँ पे मेरा पॉइंट था कि मतलब दो तरीके होते हैं ये बात बोलने के कि तुम यहाँ पे खाने के लिए आते हो। पहला तो ये है कि अगर आप सहानुभूति से बोल रहे हो कि हाँ क्योंकि नहीं मिल रहा है खाना तो कोई बात नहीं तुम आराम से खाओ।
लेकिन दूसरा है कि उस चीज़ को इशू बना के बोलना कि तुम खाने के लिए आ रहे हो क्या यहाँ पे, बस तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है क्या, अपने घर जाके खाओ। ये स्टेटमेंट काफ़ी पॉइंट आउट कर सकता है कुछ बच्चों को, अगर कुछ बच्चों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में वो ये भी कर सकते हैं कि वो वहाँ पे खाना ही ना खाएं या फिर वो घर जाके रोएं, जिसका रिटर्न यही होगा कि उनके माँ बाप उनको पीट के दोबारा भेजेंगे कि तुमको खाना क्यों नहीं खा रहे हो तुम, क्योंकि पेरेंट्स का मेन फोकस यही होता है एमसीडी में कि बच्चा खाना खा के जाए और साथ में पढ़ भी ले। ठीक है, बात तो जो बच्चे थे उन्होंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये तो रोज़ का काम है और ये रोज़ चिल्लाती है। ठीक है, और उनके लिए खाना उस समय प्रायोरिटी था, क्योंकि जो पढ़ाई है उस पर उनका वैसे भी ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि सुबह से बच्चे भूखे बैठे थे। दूसरी बात, जो खाना है वो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होता है हर एक का, और मतलब कोई टीचर कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना, अगर उसको हम 2 दिन तक खाना ना दें तो वो भी खाने और पढ़ाई में से ना खाना चूज़ करेगा। ठीक है, तो जो बच्चा 5th में है वो लगभग मैक्स टू मैक्स 10 साल का होगा, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में हमको ध्यान रखनी पड़ती हैं एज अ टीचर, और जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी समझानी चाहिए हमको चीज़ें, जब वो पीटीएम में हमसे मिलने आते हैं। यही सब आपको पेपर में लिख के आना, जिसको इलाबोरेट करके लिख के आ जाना थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, अपने ग्रुप में शेयर करो और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।